Good morning, students. Today we are going to study our chapter number 7, that is an imperial capital Vijayanagar from 14th to 16th century. तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एक इम्पीरियल कैपिटल, मतलब एक साम्राज्य की राजधानी जिसका नाम है विजयनगर, जो कि 14वीं सदी से 16वीं सदी तक जिसका अस्तित्व रहा था। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं विजयनगर के बारे में। विजयनगर क्या है? विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ ए सिटी एंड एम्पायर, मतलब विजयनगर एक शहर भी था और एक साम्राज्य भी था, ठीक है। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी विजय का शहर। The empire was founded in the 14th century by हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर एम्पायर की स्थापना 14वीं सदी में हरिहर और बुक्का ने की थी। दोनों भाई थे ये। कब की थी? इन 1336 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। द एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। तो जो विजयनगर एम्पायर था वह कहाँ से कहाँ तक फैला था? देखिए, उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में एक्सट्रीम साउथ, मतलब एकदम सुदूर दक्षिण तक, जो कि पेनिनसुला था, भारतीय जो प्रायद्वीप है वहाँ तक, समुद्री जहाँ पे समुद्री सीमा ख़त्म होती है या शुरू होती है, वहाँ तक विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था, उत्तर में कृष्णा से दक्षिण में समुद्री सीमा तक। हम्पी। अब हम्पी क्या है बच्चों? ये विजयनगर राज्य की राजधानी थी। हम्पी इज़ अनदर नेम फॉर विजयनगरा एम्पायर, मतलब विजयनगर एम्पायर के लिए दूसरा शब्द हम हम्पी का यूज भी करते हैं, लेकिन वास्तव में ये उसकी राजधानी थी। द नेम हम्पी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी। तो हम्पी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हम्पी शब्द की उत्पत्ति वहाँ की जो लोकल मातृ देवी थी, जिनका नाम था पंपा देवी, उनके नाम से हम्पी शब्द निकल कर आता है। द लोकल पीपल रिमेंबर विजयनगरा एम्पायर एज हम्पी। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो विजयनगर एम्पायर को ही हम्पी कहते थे। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर हैव बीन फाउंड एट द मॉडर्न हम्पी इन कर्नाटका। अब जो विजयनगर एम्पायर जो उस समय अभी ख़त्म हो चुका है, उसके अवशेष हमें जो मॉडर्न कर्नाटक है, आधुनिक जो कर्नाटक है, उसका एक जो शहर है हम्पी, वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस। विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने के क्या क्या स्रोत है? देखिए, पहला है ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशन मतलब मौखिक परंपराएं, मतलब मौखिक रूप से जो भी कहानियाँ कथाएं जो प्रचलित है वो एक सोर्स है। दूसरा है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, वहाँ जो मिले, वहाँ जो पुरातत्व वेदाओं ने जो वहाँ जांच की, उनको जो जो इंस्क्रिप्शन मिले उनसे हमें पता पड़ता है। इसके अलावा मोन्यूमेंट्स, जो स्मारक अभी भी बच गए हैं, उनसे भी हमें पता पड़ता है। एंड अदर रिकॉर्ड्स हेल्प्ड हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। और दूसरे भी कुछ दस्तावेज अभी वहाँ देखने को मिले हैं इतिहासकारों को, जिससे उन इतिहासकारों को विजयनगर एम्पायर की जो इतिहास है उसको फिर से पुनर्निर्मित या जानने का उनको मौका मिलता है, इससे उनको सहायता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, उसकी खोज। द ruins एट हम्पी वर ब्रोट टू लाइट in 1800 by an engineer and antiquarian named कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। तो जो हम्पी के अवशेष हैं उनको प्रकाश में लाने का श्रेय कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी को मिला है, जो कि उन्होंने 1800 ईस्वी में ही हम्पी के जो अवशेष थे उनको प्रकाश में लाया। अब कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी कौन था? एक इंजीनियर भी था और साथ ही एंटीक्वारियन भी था। एंटीक्वारियन होता है जो एक तरह से पुरातत्व वेता होता है ना, पुरातत्व संबंधी जो भी जानकारी होता है।
आर्कियोलॉजिस्ट उसी तरह से पुरातत्ववेदा भी वही काम करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में खोजबीन करते हैं। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी के बारे में। कर्नल कॉलिन मैकेंजी कौन था? ही वॉज बोर्न इन 1754 एंड बिकेम एन इंजीनियर, सर्वेयर एंड कार्टोग्राफर। कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 में हुआ था और जब वो बड़ा हुआ तो वो इंजीनियर बन गया बाद, और इंजीनियर के साथ साथ वो सर्वेक्षक भी था और इसके अलावा कार्टोग्राफर भी था। कार्टोग्राफर मतलब जो मानचित्र या मैप वगैरह बनाता है, तो मानचित्रकार भी था, वो मानचित्र बनाता था वो। इन 1815 में ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। वह भारत का पहला सर्वेयर जनरल बन गया, मतलब उसको सर्वेयर जनरल ही बोलेंगे। एंड रिमेंड इन द पोस्ट टिल हिज डेथ इन 1821। और वह अपनी पोस्ट पर, अपने पद पर अपनी मृत्यु तक बना रहा, जो कि 1821 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक वो अपने पद पर सर्वेयर जनरल की पोस्ट पर बना रहा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडियाज़ पास्ट टू मेक गवर्नेंस ऑफ द कॉलोनी ईजियर ही सर्वेड मैनी हिस्टोरिक साइट्स। अब वो वहाँ मतलब क्यों गया था? ताकि जो अंग्रेज़ सरकार थी वो विजयनगर एम्पायर पर जो रूल कर रही थी या उस पर जो शासन कर रही थी उसको और ज़्यादा ईजी कर सके, बहुत ज़्यादा आसान कर सके, ताकि वो, इसीलिए वो उन्होंने वहाँ जाकर बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स का उसने सर्वे किया था। ठीक है। और इसके अलावा वो भारत के पास्ट को जानने के लिए वहाँ गया था, ताकि पास्ट को जानकर यह समझ सके कि यहाँ के लोग कैसे थे और किस तरह से रहते थे, ताकि अंग्रेज़ों को वहाँ पर रूल करने में, शासन करने में आसानी हो। इसीलिए उसने वहाँ की बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स का या बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया था। He thought that regional customs and traditions will benefit the English East India Company in its administration. वह सोचता था कि जो क्षेत्रीय रीति रिवाज और परंपराएं हैं उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना प्रशासन चलाने में बड़ी मदद मिलेगी, उनको आसानी होगी। एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट। और जब वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था, कर्मचारी था, तो उसने कर्मचारी रहते हुए विजयनगर या हम्पी का पहला सर्वे मैप तैयार किया था। ही कंडक्टेड हिज स्टडीज़ फर्स्ट बेस्ड ऑन मेमोरीज ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द विरूपाक्ष टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी। तो उसने सबसे पहले अपनी स्टडी जो या अध्ययन किया था वो किन पर आधारित था? जो विरूपाक्ष मंदिर था वहाँ के उनके पुजारियों से उनसे पूछा, तो पुजारियों ने की स्मृति में या याददाश्त में जो भी चीज़ें रही वो चीज़ें उन्होंने उसको बता दी, मैकेंजी को बता दी। और इसके अलावा जो पंपा देवी मंदिर था उसके भी मंदिर पुजारियों से उसने जो पूछा, तो उन्होंने जो भी उनको बातें बताई उनको उसने अपने स्टडी में शामिल कर लिया। तो मतलब उसकी स्टडी मेन रूप से पुजारियों पर आधारित थी, जो कि पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर में जो पुजारी थे उनसे उन्होंने जो भी जाना उन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया। सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 1856 photographs began to record the monuments which enabled scholars to study them. उसके बाद में क्या हुआ? तत्पश्चात फ्रॉम 1856 से फोटोग्राफ्स मतलब पिक्चर वगैरह, छायाचित्र वगैरह वो लेने लग गए मोन्यूमेंट्स के, स्मारकों का, जिससे उनको जो दूसरे स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनको विजयनगर के बारे में या हम्पी के बारे में जानने में और ज़्यादा उनको आसानी हुई, उनको सुगम बनाया। As early as 1836, epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temples at हम्पी। अच्छा, 1836 से ही कुछ एपिग्राफिस्ट होते हैं अभिलेखकर्ता, ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन करने वाले। बिगेन कलेक्टिंग सेवरल डजन इंस्क्रिप्शन मतलब बहुत सारे दर्जन इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों को
इकट्ठा करने लग गए, एकत्र करना शुरू कर दिया। ठीक है, फाउंड एट दिस एंड अदर टेम्पल्स एट हम्पी, जो कि हम्पी के दूसरे कई सारे मंदिरों में उनको मिले थे, उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया था 1836 से ही। द इंफॉर्मेशन दस कलेक्टेड वाज corroborated with the accounts of foreign travelers and other literary works। अब ये जो सूचना उन्होंने इकट्ठा की इस तरह से इंस्क्रिप्शन को इकट्ठा करने के बाद, तो जो सूचना उनको इकट्ठी मिली तो उनका उन्होंने मिलान किया किसके साथ, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, उन फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट के साथ, और दूसरे जो लिटरेरी वर्क या जो दूसरे अन्य साहित्यिक कृतियाँ लोगों ने लिखी थी उनके साथ उन्होंने मिलान किया, जिससे उनका जो काम था और ज़्यादा सक्षम हो पाया या संपुष्ट किया, मतलब और ज़्यादा उनके काम को सराहना मिली कि उन्होंने जो भी काम किया है वो दूसरे लोगों के साथ, जो दूसरे जो विदेशी ट्रेवलर्स थे उनके कामों के साथ भी जोड़कर उन्होंने देखा कि ये सही साबित है, एकदम सही, वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से उन्होंने अपनी जो खोज थी या जो भी रिकॉर्ड वो बना रहे थे उनको सही साबित करने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडिंग ऑफ द एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, मतलब कुछ परंपरा के अनुसार और जो एपिग्राफिक एविडेंस मिले, अभिलेखीय साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं या सबूत मिले हैं, उसके अनुसार टू ब्रदर्स, दो भाई थे, हरिहर एंड बुक्का, फाउंडेड विजयनगर एम्पायर इन 1336। इन दोनों भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। गुरु विद्यारण्य इंस्पायर्ड देम टू एस्टैब्लिश द एम्पायर, और गुरु विद्यारण्य ने उनको इंस्पायर किया, मतलब उनको प्रेरणा दी कि वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करें। तो उनके गुरु थे विद्यारण्य। द एम्पायर इंक्लूडेड डिफरेंट पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोड डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे जो कि अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे और अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को भी, परंपराओं को भी मानते थे, उनका पालन करते थे। नेक्स्ट है द रूलर्स विद होम विजयनगर किंग्स कम्पीटेड, मतलब कौन कौन से रूलर्स थे या शासक थे जिनके साथ विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने कम्पीट किया था। कम्पीट मतलब प्रतिस्पर्धा या उनके साथ उनके झगड़े चलते रहते थे। देखिए कौन कौन थे वो। वन ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर, मतलब उत्तरी सीमांत क्षेत्र में, उत्तरी सीमा में द विजयनगर किंग्स competed with contemporary rulers such as the sultans of Deccan and the Gajpati rulers of Orissa for control of the fertile river valleys and the resources that were brought by overseas trade। तो उत्तरी सीमांत क्षेत्र से, मतलब उत्तरी सीमा से विजयनगर राजाओं को उस समय के समकालीन जो राजा थे या शासक थे, जैसे कि दक्कन के सुल्तान, जैसे कि बीजापुर के, गोलकुंडा के सुल्तान, है ना, अहमदनगर के सुल्तान, ये सारे डेक्कन रीजन के सुल्तान माने जाते थे। एंड द गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य था, गजपति डायनेस्टी के जो शासक थे वो भी उनके साथ कम्पीट करते थे, उनके साथ प्रतिस्पर्धा या उनके साथ संघर्ष या झगड़ा चलता रहता था। वो झगड़ा क्यों होता था? फॉर कंट्रोल ऑफ फर्टाइल रिवर वैलीज़, वो जो उपजाऊ रिवर वैलीज थी, नदी घाटियाँ थी उपजाऊ, उन पर अपना कंट्रोल या नियंत्रण करना चाहते थे। एंड द रिसोर्सेज दैट वर ब्रॉट बाय ओवरसीज ट्रेड, और उन रिसोर्सेज पर भी अपना कब्जा करना चाहते थे जो कि ओवरसीज ट्रेड के द्वारा या विदेशी व्यापार के द्वारा यहाँ हमारे देश में लाया जाता था। तो वो फर्टाइल रिवर वैली और जो ओवरसीज ट्रेड के द्वारा जो रिसोर्सेज यहाँ लाए जाते थे उन पर अपना कब्जा या कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब है कर्नाटक साम्राज्यमु। कर्नाटक साम्राज्यमु क्या है? कर्नाटक साम्राज्यमु वाज द नेम यूज्ड बाय द कंटेम्प्रेरीज टू डिस्क्राइब विजयनगर एम्पायर, मतलब विजयनगर एम्पायर को ही
उस समय के समकालीन लोगों द्वारा कर्नाटक साम्राज्यमु शब्द का प्रयोग किया है। मतलब विजयनगर एम्पायर को ही वो कर्नाटक साम्राज्यमु कहते थे उस समय के समकालीन लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है किंग्स एंड ट्रेडर्स, राजा और व्यापारी। ट्रेड ऑन हॉर्स ड्यूरिंग विजयनगर रूल। तो विजयनगर शासन के दौरान जो व्यापार होता था वो हॉर्स के द्वारा, घोड़ों के माध्यम से किया जाता था। देखिए कैसे। कैवलरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉरफेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस समय के दौरान, जो इस समय या लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान कैवलरी जो होती थी, मतलब घुड़सवार जो सेना होती थी, घुड़सवार सेना, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी लड़ाई के समय में, है ना। द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वाज इम्पोर्टेंट फॉर द किंग्स। इम्पोर्ट ऑफ हॉर्स मतलब जो घोड़ों का हम आयात करते थे दूसरे देशों से, जैसे कि अरेबिया, सऊदी अरब हो गई या उसके आसपास के जो देश है, एंड सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया से, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था राजाओं के लिए। दिस ट्रेड वाज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब मर्चेंट्स। और यह व्यापार, घोड़ों का जो व्यापार होता था, शुरुआत में अरब व्यापारियों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था। उसका कंट्रोल अरब व्यापारियों के पास ही था। बाद में क्या होता है, लोकल मर्चेंट्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द हॉर्स ट्रेड वर नोन एज कुदिरई चेट्टीज और हॉर्स मर्चेंट्स। जो वहाँ के विजयनगर के जो लोकल मर्चेंट्स थे जो मतलब घोड़ों का व्यापार करते थे, उसमें इन्वॉल्व रहते थे, उनको कुदिरई चेट्टीज कहा जाता था। ठीक है, कुदिरई चेट्टीज का मतलब है हॉर्स मर्चेंट। हॉर्स मर्चेंट मतलब घोड़ों का व्यापार करने वाले। फ्रॉम 1498 अदर एक्टर्स सच एज पुर्तगीज अराइव्ड ऑन द सीन। और 1498 से ही ये घोड़ों का व्यापार में दूसरे एक्टर भी, मतलब दूसरी शक्ति भी सामने आती है, जिसमें कि पुर्तगाली लोग थे। आपको पता है ना, इंडिया में पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो आया था 1498 में ही आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, 1498 में पुर्तगाली आए थे इंडिया में। नेक्स्ट है मार्केट्स इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बाजार कैसे थे। देखिए, मार्केट्स इन द विजयनगर एम्पायर वर known for its spices, textiles and other precious stones। मतलब विजयनगर साम्राज्य के जो बाज़ार थे वो पूरी दुनिया में और पूरे देश में प्रसिद्ध थे। किसके लिए? मसालों के लिए, कपड़ों के लिए और दूसरे कीमती जो पत्थर होते थे ना, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, है ना, जो ज्वेलरी के काम में आते थे, जो कीमती पत्थर, बेस कीमती पत्थर थे। ठीक है, तो ये पत्थर और बाकी मसालों के लिए और कपड़ों के लिए विजयनगर के बाज़ार प्रसिद्ध थे। ट्रेड वाज ए स्टेटस सिंबल फॉर सिटीज़ इन द एम्पायर एंड बोस्टेड ऑफ ए वेल्दी पॉपुलेशन दैट वाज इन नीड ऑफ हाई वैल्यू एक्सोटिक गुड्स सच एज प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी। तो जो व्यापार था वह एक स्टेटस सिंबल बन गया था, मतलब प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था या मानक बन गया था विजयनगर के शहरों के लिए। ठीक है, और वहाँ की जनता बड़ी धनवान थी, ऐसा दावा किया जाता था। ठीक है, और ये भी कहा जाता था कि वो वहाँ की जो जनता होती थी, यहाँ के जो लोग थे, वो हाई वैल्यू एक्सोटिक गुड्स मतलब बड़ी बेशकीमती जो विदेशी वस्तुएं होती थी, जैसे कि प्रीशियस स्टोन, जैसे कि बेशकीमती जो पत्थर थे, उनकी ज्वेलरी, इन सब का वो प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आप को बड़ा वेल्थी, धनवान और समृद्ध साबित करना चाहते थे, या कहते थे कि वो बहुत ही रिच है और वो बड़ी महंगी महंगी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी और महंगे महंगे पत्थरों से बनी हुई ज्वेलरी। द रेवेन्यू दैट केम फ्रॉम द ट्रेड वाज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अब जो व्यापार के द्वारा जो रेवेन्यू या राजस्व उनको जो मिलता था, उसको
स्टेट के डेवलपमेंट में, मतलब राज्य के विकास में उसको, उस पैसे को या उस धन को खर्च किया जाता था, जो भी रेवेन्यू उनको मिलता था ट्रेड के द्वारा या व्यापार के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेवराय। विजयनगर का शासन कृष्णदेवराय के दौरान, कृष्णदेवराय के शासन के अंतर्गत विजयनगर कैसा था, देखिए। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज संगम डायनेस्टी फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का। तो विजयनगर में 4 डायनेस्टी हुई थी। तो पहली जो डायनेस्टी थी जिसका नाम था संगम डायनेस्टी, जिसकी स्थापना हरिहर एंड बुक्का ने, दोनों भाइयों ने की थी 1336 में। दे रूल्ड द एम्पायर टिल 1485। ठीक है। अब संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने 1485 तक रूल किया था विजयनगर पर मतलब 1485 तक शासन किया। उनके बाद कौन आए? दे वर रिप्लेस्ड बाय द सलुआज। संगम डायनेस्टी के बाद सलू डायनेस्टी के लोग आते हैं या शासक आते हैं। द मिलिट्री कमांडर्स हु रिमेन्ड इन पावर टिल 1503। ठीक है। संगम डायनेस्टी के बाद सल्लू डायनेस्टी के रूलर्स आते थे जो कि मिलिट्री कमांडर थे। ठीक है। जो कि सत्ता में 1503 तक रहते हैं, मतलब ज़्यादा साल नहीं रहते ये, मतलब मुश्किल से 20 साल के 18 साल ही रहते हैं ये। 18 साल तक इनका शासन रहता है विजयनगर पर। सालू डायनेस्टी के बाद क्या आता है? द सालू डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय तुलुव डायनेस्टी। तो सल्लू वंश के बाद तुलु वंश के राजाओं का शासन शुरू हो जाता है। कृष्णदेवराय बिलोंग टू द तुलु डायनेस्टी। और जो विजयनगर के सबसे महान शासक थे कृष्णदेवराय, वो तुलु डायनेस्टी से या तुलु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय's रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय फुल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। कृष्णदेवराय का जो शासन है वह मतलब पूर्ण विस्तार और दृढ़ीकरण के लिए, मतलब उन्होंने अपने साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत बनाया और उसको फैलाया। ठीक है। अपने साम्राज्य की सीमाओं को और ज़्यादा फैलाया, मतलब उसका एम्पायर का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया। तो इस तरह से उनके साम्राज्य की विशेषता यही थी, या उनके शासन की विशेषता यही थी कि उन्होंने एक तो अपने राज्य को बड़ा मजबूत बनाया और उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया था। He brought under his control the land between the Tungabhadra and Krishna rivers called the Raichur Doab in the year 1512। उन्होंने क्या किया फिर अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए? He brought under his control the land between Tungabhadra and Krishna। उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया था उसको अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। उस तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं रायचूर दोआब। ये याद करने वाली बात है कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो एरिया आता है, जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र को कहते हैं रायचूर दोआब। तो 1512 में रायचूर दोआब पर कृष्णदेवराय ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और उसको विजयनगर साम्राज्य में उन्होंने शामिल कर लिया। He defeated Pratapruddra of Gajpati dynasty, the ruler of Odisha, in 1514 and the Sultan of Bijapur in 1520। तो उन्होंने सबसे पहले 1514 में उड़ीसा के गजपति डायनेस्टी का जो रूलर था प्रताप रुद्र उसको हराया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। His rule is credited with building of fine temples and attractive gopurams to many important South Indian temples। अब उनका जो शासन था उसको मतलब क्रेडिट दिया जाता है किस बात का, या श्रेय दिया जाता है कि उनके शासनकाल के दौरान बहुत सारे सुंदर सुंदर भवनों का और सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। और इनके अलावा जो बहुत ही आकर्षक गोपुरम उन्होंने बनवाए। गोपुरम क्या होता है? एक तरह से प्रवेश द्वार होता है, एंट्री गेट होते हैं। ठीक है। रॉयल एंट्री गेट्स जिसको बोल सकते हैं, मंदिरों के सामने ये होते थे। ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने
गोपुरम वगैरह बनवाए, जिसको तोरण द्वार भी कह सकते हैं या एंट्री गेट भी कह सकते हैं। टू मैनी इम्पोर्टेड साउथ इंडियन टेम्पल्स, मतलब बहुत साउथ के बहुत सारे मंदिरों के सामने उन्होंने एंट्री गेट या गोपुरम या तोरण द्वार बनवाए थे। फॉर एग्जाम्पल द गोपुरम ऑफ द बृहदीश्वर टेम्पल एट तंजावुर, उदाहरण के रूप में कृष्णदेवराय ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है बृहदीश्वर, उनके सामने एक गोपुरम जो बनवाया है वो कृष्णदेवराय ने ही बनवाया है, बड़ा शानदार है वो। ही आल्सो फाउंडेड द सब अर्बन टाउनशिप, इसके अलावा उन्होंने एक उपनगर की भी स्थापना की थी, टाउनशिप बनवाई थी नियर विजयनगर के ही पास में, जिसका नाम था नगलपुरम। नगलपुरम नेम्ड आफ्टर हिज मदर, तो उनकी माता के नाम से ही उन्होंने नगलपुरम विजयनगर के पास में एक नई सबअर्बन टाउनशिप का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ विजयनगर आफ्टर कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद विजयनगर की कैसी स्थिति होती है, इसके बारे में देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय in 1529, his successor faced a problem created by rebellious नायकास of military chiefs। ठीक है, तो 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके बाद के जो राजा हुए, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो समस्याएं किन्होंने क्रिएट की थी? रिबेलियस नायकास और मिलिट्री चीफ्स, मतलब उन्हीं के जो सैनिकों में विद्रोही नायक थे, ठीक है, उन्हीं की सेनाओं में विद्रोही नायक थे और मिलिट्री चीफ थे, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मतलब समस्या पैदा कर दी, जिसकी वजह से उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बाय 1542 द कंट्रोल ऑफ द एम्पायर केम अंडर अनदर रूलिंग लीनियज। अब 1542 में तुलु डायनेस्टी का अंत हो जाता है और न्यू डायनेस्टी जिसका नाम है अराविडु डायनेस्टी, जो आखिरी डायनेस्टी थी विजयनगर की, उसकी शुरुआत होती है। तो 1542 से अराविडु डायनेस्टी का रूल शुरू हो जाता है, विच कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, जो कि 17वीं सदी तक वहाँ पर शासन करती रहती है। 1565 में तो वैसे विजयनगर का अंत हो जाता है, लेकिन वो विजयनगर से कहीं दूर जाकर अराविडु डायनेस्टी, मतलब पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी के पास में, जो कि तिरुपति के पास है, वहाँ जाकर रूल करते हैं। तो इस एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक ये अराविडु डायनेस्टी रूल करती रहती है, लेकिन विजयनगर का अंत उससे पहले हो जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनना इसको। द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी और द बैटल ऑफ तालीकोटा। राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा की लड़ाई, ठीक है, मतलब तालीकोटा की लड़ाई को ही राक्षसी तांगड़ी का बैटल भी कहा जाता है, दोनों एक ही नाम है। बैटल ऑफ तालीकोटा बोल दो या बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बोल दो, ठीक है, ये दोनों एक ही है। इस लड़ाई में ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या इसमें, द मिलिट्री एम्बिशंस ऑफ रूलर्स ऑफ विजयनगर एंड द डेक्कन सुल्तान्स रिजल्टेड इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स, मतलब दोनों तरफ के रूलर्स की मिलिट्री एम्बिशंस थी, मतलब सैनिक महत्वाकांक्षाएँ थी, जो कि विजयनगर के रूलर्स की भी थी और साथ में डेक्कन के सुल्तान्स की भी थी। मैंने बताया था ना, डेक्कन के तीन जो स्टेट्स थे, अलग अलग राज्य थे, उनके सुल्तान थे, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो इन तीनों के सुल्तान विजयनगर से आपस में उनकी कंपटीशन वगैरह या compete करते रहते थे और झगड़े चलते रहते थे। तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। इवेंचुअली इट रिजल्टेड इन एन अलायंस ऑफ द सल्तनट्स अगेंस्ट विजयनगर, मतलब इसके अंततः क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो तीनों सुल्तान थे, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन तीनों के सुल्तानों ने एक मैत्री समझौते कर लिया, आपस में एक गुट बना लिया विजयनगर के खिलाफ। तीनों एकजुट हो गए, तो तीन राजा एक तरफ और एक अकेला विजयनगर एक तरफ, तो इन तीनों की शक्ति बढ़ जाती है। फिर क्या होता है देखो,
In 1565, the Battle of Talikota started and the army was led by Ram Rai, the chief minister of विजयनगर। तो 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा या बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी शुरू हो जाता है, और जो विजयनगर की आर्मी को जो लीड कर रहा होता है, नेतृत्व कर रहा होता है, वो होता है विजयनगर का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, जिसका नाम था राम राय। द आर्मी ऑफ विजयनगर डिफीटेड बाय कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। तो विजयनगर की आर्मी हार जाती है, क्योंकि एक तरफ 3 राजा होते हैं या 3 सुल्तान होते हैं और एक तरफ विजयनगर अकेला पड़ जाता है। तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की सेना को हरा दिया। द विक्ट्रियस आर्मी सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर। अब जो विक्ट्रियस आर्मी थी, मतलब तीनों ने, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन तीनों की सेनाओं ने विजयनगर को बड़ी बुरी तरह लूटा है, उसको नष्ट कर दिया। द सिटी वाज अबंडेंट विद इन ए फ्यू ईयर्स। और कुछ ही सालों में विजयनगर पूरी तरह उजड़ गया या बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। आफ्टर द डिफीट द अराविड डायनेस्टी शिफ्टेड इट्स फोकस टू द ईस्ट। मतलब ये विजयनगर की हार के बाद जो उसकी लास्ट डायनेस्टी थी अराविडू, वो विजयनगर से शिफ्ट होकर कहाँ चली जाती है, ईस्ट की तरफ। वो ईस्ट की तरफ फोकस करती है, ध्यान केंद्रित करती है। एंड रूल्ड फ्रॉम पेनुकोंडा, लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति। और बाद में वो विजयनगर से उठकर पेनुकोंडा चले जाते हैं, जो कि और उसके बाद में चंद्रगिरी, जो कि तिरुपति के पास है, वहाँ जाकर वो रूल करने लग जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने विजयनगर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बचे हुए पार्ट्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।